हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैस जरगर। जैसा आपको पता है कि हम 11th क्लास इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था हमने, और यूपीएससी की इंडियन इकोनॉमी को हमने स्टार्ट किया था। तो ये वाला लेक्चर जो है ये 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हमने कल पहला चैप्टर जो है 11th क्लास इकोनॉमिक्स का वो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जो था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में, जो कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में होंगे। कल हमने स्टैटिस्टिक्स का पढ़ा था, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उसके कौन से फीचर्स हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा के कौन कौन से हम स्टेज को क्या करते हैं, स्टेज वहां पे परफॉर्म करते हैं, और साथ में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से ब्रांड्स है, और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिकल टूल्स को हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वाले लेक्चर में स्कोप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। तो जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिल सके। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम तीन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक हम पढ़ने वाले हैं इसमें नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी ये वाले तीन टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं, और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर जो है 11th क्लास का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं पहले, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे कि नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो आपको बेटा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिपेट, प्रोफेसर टिपेट का क्या कहना था, प्रोफेसर टिपेट का कहना था कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है बेटा, ये एक साइंस है एज वेल एज एक आर्ट है। अब उन्होंने ये क्यों कहा था कि जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है ये एक साइंस है और एक आर्ट है? उनका कहना था कि जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या करती है, ये साइंटिफिक मेजर्स को यूज करती है, साइंटिफिक मेजर्स को यूज करती है, डाटा को, यानी क्वांटिटेटिव डाटा के लिए ये क्या करती है, साइंटिफिक डिफरेंट साइंटिफिक मेजर्स या डिफरेंट साइंटिफिक टूल्स को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में। इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है ये एक साइंस है, और आर्ट इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है, जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, या हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, या हम कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है डे टू डे लाइफ में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमारी डे टू डे लाइफ में है, ये उसे सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। तो याद रखेगा बेटा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिपेट, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, यानी ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक मेजर्स या साइंटिफिक टूल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो ये साइंस हुआ। और आर्ट इसलिए है क्योंकि हम जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी जो प्रॉब्लम्स हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, फेस करते हैं, उन्हें ये क्वांटिटेटिवली क्या करता है, क्वांटिटेटिवली पढ़ता है बेटा, ठीक है। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इतना ही है बेटा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना होगा कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है, मैं यहां पे लिख के रखता हूं कि स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एज वेल एज साइंस। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स आर्ट है और साइंस है बेटा, ठीक है। तो पहला टॉपिक यहां पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। याद इतना रखना है इसमें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टिपेट क्या है, ये एक आर्ट है और ये एक साइंस भी है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है यहां पे बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सब्जेक्ट मैटर में हमने स्टैटिस्टिक्स को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, या हम दो हिस्सों में इसे पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। एक होती है हमारी जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा होता है हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स,
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? हम कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू द मेथड्स दैट आर यूज्ड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द डाटा। एनालाइज द डाटा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उस स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है या उन मेथड्स को कहा जाता है जो मेथड्स यूज किए जाते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए बेटा। ठीक है। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम कहते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इट रेफर्स टू द मेथड्स that are used for the conclusion of the data, for the conclusion of the डाटा। तो सिंपली आपको याद रखना है बेटा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उन मेथड्स को कहा जाता है जो कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में, एनालाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो अगर हम उन मेथड्स को पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। लेकिन जब बात करते हैं उन मेथड्स की जिनसे हम कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं, उन मेथड्स को कहा जाता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। याद रखिएगा, कल हमने पढ़ा था कि मेथड्स में, यानी जो हमारे पास मेथड्स है कलेक्शन के, कल हमने पढ़ा था हमारे पास है सैंपलिंग मेथड, अगर आपको याद हो, और हमने पढ़ा था सेंसस मेथड। सेंसस मेथड, इनको हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा था कलेक्शन के लिए हम ये दो मेथड्स यूज करते हैं। ऑर्गेनाइज के लिए मैंने आपको बोला था कि हम डिफरेंट क्या करते हैं, टेबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्स को यूज करते हैं बेटा ऑर्गेनाइज करने में डाटा को। ठीक है, तो जब हम वो मेथड्स पढ़ते हैं, जब हम सैंपलिंग मेथड पढ़ते हैं, सेंसस मेथड पढ़ते हैं, टेबल, शेड्यूल्स को पढ़ते हैं, तो हम उस टाइम पे बोल सकते हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कौन सी स्टैटिस्टिक्स होती है? मैंने आपको बोला कि इसमें वो मेथड्स पाए जाते हैं या उन मेथड्स को जिन मेथड से कंक्लूजन तक पहुंचा जा सके। कंक्लूजन मतलब आंसर तक। तो हम एवरेज डिफरेंट क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। आपको याद है कि हम एवरेज जो है डिफरेंट मेथड से निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड जो आपके पास। ठीक है, तो वो मेथड्स जो है उन मेथड्स को हम कहते हैं इन्फरेंशियल। ठीक है बेटा, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो याद रखना है आपको कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उस स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है जिसमें कौन से मेथड्स पढ़े जाते हैं, कलेक्शन मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स, एनालाइजेशन मेथड्स। ठीक है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स उस स्टैटिस्टिक्स को कहा जाता है जिसमें हम उन मेथड्स को पढ़ते हैं जो हमें क्या दे सकते हैं, कंक्लूजन of the data। limitations of statistics। थर्ड जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है limitations of statistics। अब देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है। इसमें बहुत सारे क्या है, लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को क्या करता है, नेग्लेक्ट करता है। तो पहला जो है इसका लिमिटेशन कि इट स्टडीज न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। कल मैंने आपको बोला था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो इंफॉर्मेशन को कैसे पढ़ता है बेटा, जो इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकली क्या करता है, न्यूमेरिकली पढ़ने में हमारी हेल्प करता है या न्यूमेरिकली हमारी हेल्प करता है उसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है। ये कभी भी क्या नहीं करेगा, ये कभी भी हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को पढ़ता है। ठीक है, ये भी एक चीज है यहां पे कि ये सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को पढ़ता है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बोलूं तो हम क्या कर सकते हैं, हम जिन चीजों को क्या कर सकते हैं, जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं, लिमिट स्टैटिस्टिक्स उनके साथ डील करता है। जिन चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता उनके साथ डील नहीं करता हमारा स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में क्या नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। हम ऑनेस्टी की बात करें, हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल कलर। ठीक है,
कलर्स को या डिफरेंट चीजों को, यानी क्वालिटीज जो है, क्वालिटीज को इसमें नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, इसमें सिर्फ क्वांटिटीज को पढ़ा जाता है। दूसरा अगर मैं आपको बोलूं यहां पे लिमिटेशन क्या है इसका, कि इट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स या इट स्टडीज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब बेटा याद रखिएगा यहां पे कि इट स्टडीज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है, कि ये बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ पढ़ता है। हम यहां पे कह सकते हैं, कल मैंने आपको बोला था कि कोई भी सिंगल नंबर जो होता है बेटा, वो सिंगल नंबर चाहे वो न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, ठीक है, उसे हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है, या हम सिंगल इंफॉर्मेशन कह सकते हैं कि सिंगल इंफॉर्मेशन को हम कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल यहां पे देता हूं आपको, ए है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी सैलरी है 40,000। अब हमने सैलरी को क्या किया, सैलरी को कन्वर्ट किया इन न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इसमें कंपैरिजन, पहली चीज इसमें कंपैरिजन है ही नहीं, हम इसे कोई कंक्लूजन निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को पढ़ती है, एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स को पढ़ती है। जब इसके पास एक से ज्यादा फैक्ट्स होते हैं तब वो स्टैटिस्टिक्स कहला सकती है। तो सिंगल नंबर कभी भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता हमारी स्टैटिस्टिक्स को, याद रखिएगा। अब मैं यहां पे एग्जांपल दूं तो हम अगर ए और बी का एक साथ पढ़ें, एक से ज्यादा सिंगल नंबर था अब तक ए, तो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाया। लेकिन जब हम बी को भी कन्वर्ट करते हैं, बी को भी इसमें ऐड करते हैं और कहते हैं कि बी की सैलरी 30,000 है और ए की सैलरी 40,000 है, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बन गया। अब 2 फैक्ट्स, 3 फैक्ट्स, 4 फैक्ट्स एक साथ मिल गए और उसको हम अब क्या कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनसे कंक्लूजन निकाला जा सकता है। कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ए की सैलरी जो है वो ग्रेटर देन है बी, ठीक है, ए की सैलरी ज्यादा है किससे, बी से इसकी सैलरी ज्यादा है। इसीलिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि इट स्टडीज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ये सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये सिंगल नंबर जो हमारे पास होता है बेटा, सिंगल नंबर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता कभी भी स्टैटिस्टिक्स को, ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है। उसके साथ अगर मैं तीसरा आपको बोलूं, तो तीसरा जब मैं बोलता हूं बेटा, तो याद रखिएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है इट नीड्स होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी ऑफ डाटा, होमोजेनिटी ऑफ डाटा का मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या चाहती है, ये सेम एट्रीब्यूट्स को चाहती है कि जिसके रिगार्डिंग आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप जो फैक्ट्स पढ़ रहे हो वो इंटर रिलेटेड होने चाहिए और उनके रिगार्डिंग हम सेम इंफॉर्मेशन क्या करनी चाहिए, कलेक्ट करनी चाहिए। उनके रिगार्डिंग हम सेम चीज को लेकर क्या करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। उनके रिगार्डिंग हम सेम चीज को कंपेयर करने चाहिए। तो यहां पे इट नीड्स होमोजेनिटी ऑफ डाटा, यानी अगर आप ए की सैलरी, मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, ए की आप सैलरी पढ़ रहे हो और बी की आप हाइट पढ़ रहे हो, तो इन दोनों चीजों में क्या है बेटा, इन दोनों चीजों में होमोजेनिटी है ही नहीं। हम कह सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहां पे हम सैलरी देख रहे हैं ए की, यहां पे हम बी की हाइट देख रहे हैं। नहीं, ये क्या पढ़ता है स्टैटिस्टिक्स, कब हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कौन सा डाटा होता है, जब हम ए की भी सैलरी पढ़े और बी की भी सैलरी के रिगार्डिंग ही पढ़े, यानी आप सिंगल क्या कह सकते हैं, सेम क्या कह सकते हैं, सेम इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कंक्लूजन निकाल रहे हो, सेम इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हो बेटा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो है स्टैटिस्टिक्स, इसका ये लिमिटेशन है कि इसे हमेशा क्या चाहिए, जो भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, या एक से ज्यादा जो चीजें आप पढ़ रहे हो जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, तो उनमें सेम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है। आप सेम चीज के रिगार्डिंग क्या करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। दोनों या दो से ज्यादा बंदे अगर हैं तो तीनों या चारों जो है, चारों बंदों में सेम चीज को लेकर आप क्या करनी चाहिए, कंपैरिजन करनी चाहिए, तब जाके हम उसे कह सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है बेटा। फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ याद रखिएगा कि रिजल्ट्स इसमें क्या होते हैं बेटा, रिजल्ट्स इसमें एवरेज होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, रिजल्ट्स जो है
रिजल्ट जो है, रिजल्ट आर ऑफ एवरेज हम कह सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स इसके क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। एवरेज क्यों हम कहते हैं, एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी 100% क्या नहीं दे सकता, 100% रिजल्ट नहीं दे सकता बेटा, ठीक है। अब छोटी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, ठीक है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम 100% रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया की, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, जब आपको बहुत सारे फैक्ट्स को एक साथ पढ़ना हो तो उसमें क्या रिजल्ट्स हमेशा क्या आते हैं, एवरेज में आते हैं। ये परफेक्ट कभी भी क्या नहीं दे सकता, परफेक्ट आपको आंसर नहीं दे सकता, ये एवरेज में आपको आंसर देगा। यानी इतना हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको कि अगर हम कोई सेंसस कर रहे हैं, उसमें हमें लग रहा है कि 50 बंदे जो है इंडिया में, वो क्या है, हमें आंसर जो है वो 50 आ रहा है कि 50 बंदे जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन ये एवरेज में है। 50 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, 50 से ग्रेटर भी हो सकते हैं और 50 से लेसर बंदे भी हो सकते हैं। तो रिजल्ट जो हमेशा होते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, वो हमेशा क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। वो कभी भी आप बोल सकते हो कि 100% कभी भी रिजल्ट्स क्या नहीं होंगे, परफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करूं मैं यहां पे, तो मैंने आपको अभी बोला कि विदाउट रेफरेंस, फिफ्थ जो इसका पार्ट है कि विदाउट रेफरेंस द कंक्लूजन मे बी रॉन्ग, मे बी रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है बेटा, जब तक आपके पास रेफरेंस ना हो, ठीक है, आप कहां से ला रहे हो ये, क्या ये 100% राइट है, आप कौन से मेथड्स को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो रिजल्ट जो होते हैं या कंक्लूजन्स जो होते हैं आपके बेटा, वो रॉन्ग हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, ये रेफरेंस या सेम एट्रीब्यूट्स उनको पढ़ती है। ये रेफरेंस के हिसाब से काम करता है, ये सेम एट्रीब्यूट्स के हिसाब से काम करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहां पे कि विदाउट रेफरेंस द कंक्लूजन्स मे बी रॉन्ग। यानी अगर आप रेफरेंस के बगैर जो आंसर्स निकाल रहे हो, जो कंक्लूजन्स निकाल रहे हो, हम कह सकते हैं, या कंपैरिजन के बगैर अगर आप आंसर निकाल रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि ए की सैलरी है 40,000, तो मैं इससे कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ए जो है उसकी सैलरी सबसे बड़ी है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सैलरी क्या कर रहा है, पा रहा है। नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अभी कंपेयर नहीं किया है इसको, आपने रेफरेंस देखा ही नहीं है, आपने से रिलेट किसी और चीज से किया ही नहीं। अभी आप कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हो, जब आप रिलेट करोगे इसे, जब आपके पास रेफरेंस होगी किसी और चीज की, तब आप बोल सकते हो बेटा कि हमें क्या है, ए जो है उसकी सैलरी ज्यादा है। यानी जब मैं इसकी रेफरेंस बी के साथ देखूं या कंपैरिजन बी के साथ देखूं कि बी की सैलरी 30,000 है, तो तब मैं जाके क्या कर सकता हूं, आंसर निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास बी की रेफरेंस नहीं है तो ए का मैं कभी भी कंक्लूजन सही नहीं दे सकता। कंक्लूजन हमेशा क्या होने वाला है, हमेशा रॉन्ग होने वाला है विदाउट रेफरेंस। ये चीज आप यहां पे याद रखिएगा बेटा। उसके साथ अगर मैं बोलूं आपको बेटा कि इसके इतने ही लिमिटेशंस नहीं है, इसके और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं बेटा, ठीक हो। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो इसका लिमिटेशन है वो होता है बेटा प्रोन टू मिसयूज। यानी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है ये प्रोन टू मिसयूज होती है, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। क्योंकि इसे क्या किया जा सकता है, इसे कभी भी मिसयूज किया जा सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दूं, तो जब हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं बेटा, ठीक है, तो पॉपुलेशन सेंसस से हमें क्या पता चल जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, ठीक है, या डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन इतनी है। तो उस पॉपुलेशन सेंसस को कोई और कंट्री या कोई और बंदा जो आपको हार्म करना चाहे या जो आपको कोई भी क्या करना चाहिए, कोई भी आपको इफेक्ट करना चाहे, वो इस सेंसस को, वो इस डाटा को क्या कर सकता है, मिसयूज कर सकता है। वो इस डाटा को कहीं पे भी यूज कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हमारी जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है आपके पास, तो जैसे डिफरेंट कंट्रीज हमारे साथ अभी कर रही है, तो चाइना के लिए हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है
हर किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मार्केट। क्यों? हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज इस पॉपुलेशन का क्या कर रही है, फायदा उठा रही है। तो हम कहते हैं कि प्रोन टू मिसयूज है ये, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, वो पूरी दुनिया को पता चल रही है। तो जब भी आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनाते हो तो उसका क्या किया जा सकता है, उसका मिसयूज किया जा सकता है बेटा, ठीक है। उसके साथ अगर मैं बोलूं आपको कि इसका और एक लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स जो होती है बेटा, ये कभी भी कोई लेमैन नहीं समझ सकता। इसे क्या होता है, इसे, ठीक है, कैन बी अंडरस्टूड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। इसे सिर्फ एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे निकालना हो कि पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन परसेंटेज निकालनी हो, पॉपुलेशन को डिवाइड करना हो, ठीक है, वो सारी चीजें कौन करेगा, वो एक्सपर्ट करेगा, जिसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता हो, ठीक है, जो पढ़ा लिखा हो, जिसको ये एक्सपर्टीज रखता हो कि वो कैसे डिवाइड क्या कर सकता है, वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है, वो कौन सी चीजें देखने वाला है इसमें, ठीक है, वो कैसे इसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, ये कभी भी ये सिर्फ जो हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उसे ही, वो लोग ही इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक लेमैन इसे यूज नहीं कर सकता। फिर से एक बार देख लेते हैं कि लिमिटेशंस कौन कौन से हमारे स्टैटिस्टिक्स के। तो पहला हमने देखा कि ये सिर्फ क्या करता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है, ये कभी भी क्वालिटेटिव फैक्ट्स को नहीं पढ़ता, ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को पढ़ता है, ठीक है। दूसरा कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को पढ़ता है, यानी बहुत सारे फैक्ट्स जब एक साथ होते हैं, ठीक है, तब ये कंपेयर कर सकता है एक फैक्टर से या एक फैक्ट से ये कभी भी आंसर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तीसरा, इट नीड्स होमोजेनिटी ऑफ डाटा, यानी जो भी डाटा आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, वो सिमिलर होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप सिमिलर इंफॉर्मेशन को लानी चाहिए, ठीक है। तीसरा, रिजल्ट्स आर ऑफ एवरेज, यानी इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो एवरेज में होते हैं, ये कभी भी 100% नहीं बोलेगा। अगर आपको याद हो, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि 0.000 आंसर कोई आया 0.008 अप्रोक्सीमेटली, तो वो भी एवरेज में ही होता है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, ठीक है। 100% राइट नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अप्रोक्सीमेटली का मतलब एवरेज में हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। विदाउट रेफरेंस द कंक्लूजन में बी रॉन्ग, जब आप रेफरेंस नहीं दोगे, मैं बोलूं कि मैं उससे अच्छा हूं, ठीक है, मैं सबसे अच्छा हूं, तो मेरे पास रेफरेंस होनी चाहिए ना, कि मैं रेफरेंस दूं किसी चीज की, कि मैं कैसे बोल रहा हूं खुद को कि मैं सबसे अच्छा हूं, ठीक है, या मैं कैसे बोल रहा हूं कि मैं सबसे बुरा हूं, क्योंकि मुझ में वो रेफरेंस नहीं है, मैंने अभी कंपेयर नहीं किया है खुद को किसी के साथ। तो जब मैं कंपैरिजन करता हूं, रेफरेंस लेता हूं, तो रेफरेंस की वजह से मुझे जो है पता चल जाता है क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप रेफरेंस ही नहीं ले रहे हो, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, ठीक है। छठा, प्रोन टू मिसयूज, ये मिसयूज किया जा सकता है आराम से, ठीक है। फिफ्थ, सेवेंथ जो है इसका, वो है कैन बी अंडरस्टूड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, यानी इसको सिर्फ एक्सपर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था आज के लेक्चर में, जो हमने पढ़ा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि लास्ट टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, ठीक है, होपफुली आप आराम को आपको आराम से समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। और आपने बुक जो है वो सामने रखी हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं एक बार कि जब भी आप लेक्चर देखें तो आप बुक्स या नोट्स जो आपके पास हैं वो आप अपने सामने रखा करें, ताकि आप क्या कर सकें, एवेल्युएट अच्छी तरह कर सकें, ठीक है बेटा। तो उसके बाद जो हम बोलते हैं बेटा, जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसमें, इन इकोनॉमिक्स। जब हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स में कौन सी इंपॉर्टेंस है हमारे स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला कि जो इकोनॉमिक्स है ये डे टू डे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो हम कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, उन्हें क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है, उन प्रॉब्लम्स को क्या करने की, डिराइव करने की कोशिश करता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है उन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को क्या करने में, उन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली या न्यूमेरिकली क्या करने में, न्यूमेरिकली सॉल्व करने में। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये हमारी डे टू डे प्रॉब्लम्स या डे टू डे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है बेटा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बोलूं
कि जो हमारा इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, ये हमारी डे टू डे लाइफ को पढ़ता है। जो जैसे मैंने आपको बोला कि डे टू डे लाइफ जब ये पढ़ता है बेटा, तो उस डे टू डे लाइफ में क्या किया जाता है, डे टू डे लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हेल्प करता है हमारा कौन, हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। हाँ, हमारा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्टैट्स की इकोनॉमिक्स में। तो हम कह सकते हैं कि पहली चीज ये क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, ठीक है, हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वांटिटेटिवली या हम कह सकते हैं नंबर्स में क्या करने की कोशिश करता है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा जो है बेटा उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब देखो स्टैटिस्टिक्स क्या कराती है, स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर्स, कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर्स। तो हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं बेटा, ठीक है, इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन क्या कराता है, कंपैरिजन कराने की हेल्प करता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, यानी कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करता है। यहां पर दो सेक्टर्स की मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अर्बन एरियाज की एंड रूरल एरियाज की। तो दोनों की अगर हम क्या देखना चाहें, दोनों की अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखना चाहें कि दोनों जो है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा कंपैरिजन है, ये इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन है। लेकिन जब हम इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन की बात करते हैं बेटा, तो इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन का मतलब कि जो प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में आई है, जो मैंने आपको बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, तो ये उसको मैग्नीट्यूड यानी उसका मैग्नीट्यूड देखने में हमारी हेल्प करता है, ये हमें उसका मैग्नीट्यूड पढ़ने में हमारी हेल्प करता है कि मैग्नीट्यूड कैसे बदला है इसका। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि चेंज कितना हुआ है उसमें, ठीक है, चेंज इन मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है, ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके मैग्नीट्यूड का क्या रीजन है, हम कह सकते हैं ये बात भी। ठीक है, ये हमें रीजन पढ़ने में हेल्प करता है कि हमारे मैग्नीट्यूड, हमारा जो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके रीजन क्या है और कितना चेंज हुई है, ये दूसरी चीज है इसमें। ठीक है, तीसरा जो हम कहें कि क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या स्टैटिस्टिक्स यानी इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये क्या करता है, मैंने आपको अभी बोला कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन ये करता है, ये हमें अनएम्प्लॉयमेंट दिखाता है, उसके साथ साथ इंटरटेम्पोरल भी कराता है, तो ये मैग्नीट्यूड भी हमें दिखाता है। हम कह सकते हैं कि वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें क्या दिखाती है, ये हमें दिखाती है कि कॉज क्या था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात करूं, तो ये हमें ये बताता है कि कॉज क्या है आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट होने का, उसके साथ साथ इफेक्ट रिलेशनशिप, इफेक्ट यानी कॉज क्या है और उस कॉज से इफेक्ट क्या हो सकता है, यानी अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में बढ़ रही है, ठीक है, उस अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, आगे जाके कितना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्राइम रेट आपकी कंट्री में बढ़ेगी, तो ये हमें इसको सॉल्व करने में हेल्प करता है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट, अगर फॉर एग्जांपल 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो इससे आपका 20% जो है 20% क्या हो रहा है, क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है। या अगर हम कहें 50% अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 50% अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, सुसाइड्स, 20% सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये हमें वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें दिखाता है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कॉज क्या है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, फोर्थ वन जो बेटा है हमारे पास, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, यानी स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है ये देखने में
कि अगर आपका जीडीपी की एग्जांपल यहां पे देता हूं आपको, कि अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 2% बढ़ गया, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है ये समझने में कि आपका जो है जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, पर कैपिटा जिसे आप कहते हो, या पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं फॉरकास्टिंग, ठीक है, कि अगर आपका जीडीपी इतना इंक्रीज हो रहा है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना इंक्रीज होगा। अगर आप ये करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के लिए। यह हमें सिखाता है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आगे जाके, ठीक है। फिफ्थ वन जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। देखो बेटा, जो स्टैटिस्टिक्स है इसने हमें अभी क्या दिखाया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि जीडीपी अगर 2% इंक्रीज हो रहा है तो 1% आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट को यह पता चल रहा है इससे कि अगर मेरा जीडीपी 2% बढ़ा तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कितना बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा। तो इस 2% को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज को क्या करेगी, डिफरेंट पॉलिसीज को इनिशिएट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में हमें क्या करने में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज में, यानी पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ अगर लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको बोलूं तो ये क्या करता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। यानी ये मैंने आपको ऐसे बोलूं कि हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे पास। अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। अभी मैंने आपको बोला इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये करता है क्या है, ये हमें अभी बताया इसने कि हाँ 2% अगर आपका जीडीपी 2023 में बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका 1% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका पर कैपिटा इनकम। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये आपको बता देता है कि अगर आपने क्या किया, अगर आप इसी चीज को 4% कर रहे हो तो यहां से 2% बढ़ेगा, ठीक है। और इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे इक्विलिब्रियम में रखना है ये हमें वो भी सिखाता है, कैसे इक्विलिब्रियम में रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये कहे कि हमारा जो जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है हमारे पास, अगर आप ये करोगे तो इस सेक्टर में ऐसा होगा, ठीक है। अगर आप ये करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 3 सेक्टर्स की बात करें, ठीक है, 3 सेक्टर्स की बात करें जो हमारे पास एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर है, तो इन तीनों में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे रखना है। आप कैसे देखो, आपका अगर आप इंपोर्ट इतना कर रहे हो तो एक्सपोर्ट आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज है, अगर आप इतना इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट इतना करना पड़ेगा। अगर आप इतना क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी आपको इतना करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों को यानी हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो ये रहा हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम क्यों स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं, फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए ये उन्हें क्वांटिटेटिव डाटा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें दिखाता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करता है, हमें दिखाता है कि क्या आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज को फॉर्म करने के लिए हमारी हेल्प करता है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को रखने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पे बेटा आपका पहला चैप्टर जो है आपकी 11th क्लास इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो रहा है। होपफुली आपने दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह देखा होगा, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो अगर कोई पहली बार ये वाला लेक्चर देख रहा है तो वो पहला लेक्चर देखे और उसके बाद ये वाला लेक्चर देखे, ताकि उसे डिफरेंट चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड दिखेंगी और डिफरेंट चीजों को समझने में उसको बहुत ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। उसके साथ आपको पता है कि हम यूपीएससी का सिलेबस भी इसी वाली चैनल पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसका एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उसका दूसरा टॉपिक जो है वो भी इसी चैनल पे आने वाला है। यानी वहां पे हम यूपीएससी का सिलेबस इंडियन इकोनॉमी जो है उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। होप यू एंजॉय, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल दूसरे लेक्चर के साथ। दूसरे चैप्टर में हम कल दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हम इस वाले 11th क्लास इकोनॉमिक्स का, ठीक है। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड बाय।